हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एवरनाइट सीरीज के एक और न्यू पार्ट में। इसके पिछले पार्ट्स आप जरूर देख लेना, जिससे आज की वीडियो को समझना आपके लिए आसान हो। और अगर ऑलरेडी देख लिया है तो फिर ठीक है, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग में हम अकेडमी के लाइब्रेरी का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि काफी सारे स्टूडेंट्स बुक्स रीड करने के बाद बिल्कुल निंग्यू की तरह बेहोश हो जा रहे थे। अकेडमी के गार्ड्स उन सारे स्टूडेंट्स को पकड़कर बाहर लेकर आते हैं जो कि लाइब्रेरी में बेहोश हो गए थे। वहीं मास्टर जी फेंग तो उन सारे स्टूडेंट्स का नाम लिख रहे थे और इतने सारे स्टूडेंट्स को बेहोश होता हुआ देखकर वो तो हैरान रह जाते हैं। लाइब्रेरी के बाहर उन सारे बेहोश स्टूडेंट्स को रखा जाता है। वहीं तभी निंग्यू आता है और वो लाइब्रेरी की तरफ जाता है, जिसे जाता देखकर दाजुन नाम का एक पर्सन शी से कहता है कि ये निंग्यू है। गाइस, अगर आपको याद नहीं ये दोनों कौन है तो मैं याद दिला देती हूँ। ये दाजुन वही पर्सन है जो कि रिजल्ट वाले दिन निंग्यू के बारे में बातें कर रहा था कि इसको किसी भी सब्जेक्ट में A+ नहीं मिल सकता, और शी वो बंदा है जिसने की अकेडमी एग्जाम में टॉप किया है। अब दाजुन शी से कहता है कि यही निंग्यू है जिसे की 3 A+ मिले हैं, पर इसके अंदर तो मुझे कोई भी खास बात नहीं दिख रही। ये इतने एटीट्यूड में लाइब्रेरी के अंदर जा तो रहा है, पर मैं श्योर हूँ कि ये ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा वहाँ पे। वो ये सब बातें कर रहा था, पर शी इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देकर आगे बढ़ जाता है। ये देखकर दाजुन उसके पास जाते हुए कहता है कि मिस्टर शी, आप मेरी बातें क्यों नहीं सुन रही? मैं कोई अरा गहरा नहीं, मेरे एग्जाम के रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे, मैं 3rd आया हूँ। वो ऐसे ही बकबक किए जा रहा था कि शी इसको साइड करके आगे चला जाता है, जिसके बाद हमें निंग्यू को दिखाया जाता है जो कि लाइब्रेरी के 2nd फ्लोर की तरफ जाने लगा था। इसी बीच हम काफी सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि बुक खोलते ही बेहोश हो गए थे, जिसके बाद निंग्यू 2nd फ्लोर पर जाकर उसी बुक को पढ़ने लगता है जिसे पढ़कर वो बेहोश हो गया था कल। तभी अचानक से वहाँ पर शी भी बुक पढ़ने के लिए आ जाता है। निंग्यू खुद से कहता है कि आज तो चाहे जो भी हो जाए मैं बेहोश नहीं होऊंगा। इतना कहकर जैसे ही निंग्यू बुक खोलता है वो बेहोश हो गया था। गार्ड्स उसको उठाकर बाहर लेकर आते हैं। वहीं हम मास्टर जी फेंग को देखते हैं जो कि नोट कर रहे थे कि आज कितने सारे स्टूडेंट्स बेहोश हो गए। फिर वो पूछते हैं कि क्या कोई और अंदर जाना चाहेगा। वहाँ पर सिर्फ यूशान खड़ा था और मास्टर जी फेंग की बात सुनकर वो तुरंत वहाँ से भागते हुए कहता है कि अरे मुझे बाथरूम जाना है। फिर हम कुछ देरों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि यूशान वूकाई और यीलान के पास आकर उनसे पूछता है कि तुम दोनों ने आखिर कितने दिन ट्राई किया, जिस पर यीलान उसे बताती है कि हमने 5 दिन ट्राई किया, उसके बाद हमने हार मान ली। तभी वूकाई भी कहती है कि वैसे भी हम लोग तो कल्टीवेट कर नहीं सकते, तो इतनी सारी बुक्स पढ़ने का क्या मतलब बनता है, हमें हमारी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए और जबरदस्ती ऐसी चीजें नहीं करवानी चाहिए। जिसके बाद वो यूशान से पूछते है कि तुमने कितनी बार ट्राई किया, जिस पर यूशान कहता है कि अरे मुझे तो पता ही था कि ऐसा कुछ होगा, इसलिए मैं तो गया ही नहीं। ये कहकर वो भाव खा रहा था, जिसे देखकर वूकाई और यीलान तो अपना मुंह बनाने लगी थी। तभी यूशान कहता है कि वैसे मैंने सुना है कि लाइब्रेरी में काफी सारी फॉरबिडन बुक्स भी हैं, तो क्यों ना नेक्स्ट टाइम तुम लोग वो ट्राई करो। जिस पर वूकाई और यीलान दोनों कहती हैं कि चुप रहो। वो तीनों ऐसी बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर जोंग आकर उनको बताता है कि निंग्यू और शी दोनों फिर से लाइब्रेरी में जा रहे हैं। अब ये सुनकर सारे स्टूडेंट्स हैरान हो गए थे। वहीं वो तीनों उन्हें देखने के लिए जाने लगे थे। जाते जाते यूशान यीलान से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि निंग्यू कितने दिनों से ट्राई कर रहा है, जिस पर यीलान उसे बताती है कि 16 दिनों से। ये सुनकर वूकाई कहने लगी थी कि क्या वो पागल हो गया है। वो सभी लाइब्रेरी में पहुंचते हैं जहाँ पर कि मास्टर जी फेंग निंग्यू और शी से कह रहे थे तुम्हारी बॉडी अभी वीक है, तो खुद को ऐसे जबरदस्ती पुश करना ठीक नहीं होगा, पर ये तुम्हारी चॉइस है तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता। अब वही यीलान यूशान से पूछती है कि ये दोनों 2nd फ्लोर पर आखिर कितनी देर टिक पाएंगे, जिस पर यूशान कहता है कि लगभग 1 घंटा। वूकाई कहती है कि निंग्यू तो एक आम इंसान है, तो आखिर वो शी को ऐसे चैलेंज क्यों कर रहा है। तभी पीछे से दाजुन आगे बढ़ते हुए कहता है कि निंग्यू के बच्चे, पहले मैं तुम्हें कितना ज्यादा होशियार समझता था, पर तुम तो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट निकले। क्या तुम खुद से एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि मिस्टर शी तुमसे ज्यादा बेहतर हैं? तुम्हें उनके साथ 2nd फ्लोर पर जाकर बुक पढ़ने की क्या जरूरत है? तुम जानते हो कि तुम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, फिर भी तुम हार नहीं मान रहे। जिसके बाद दाजुन शी की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मिस्टर शी आप चिंता मत करिए, आप सबसे बेस्ट हैं। और आप अब अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि तभी शी उसका मुंह पकड़कर उसे साइड कर देता है। जिसके बाद मास्टर उन दोनों को अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं और वो अंदर चले गए थे। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि निंग्यू और शी दोनों की हालत खराब हो जाती है बुक पढ़ने के बाद। निंग्यू से सीधा खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। अब उसकी हालत को देखकर तभी मास्टर लू यान उसकी तरफ बढ़ते हुए कहती हैं अगर तुम ऐसे ही पढ़ना जारी रखोगे तो तुम मर जाओगे। इस लाइब्रेरी में रखी हर एक बुक में लिखा वर्ड एक स्पेल मास्टर का मास्टरपीस है। तुम दोनों ही टैलेंटेड हो, पर तुम्हें याद रखना चाहिए कि इस बुक वर्ल्ड में एंटर करके इसे ब्रेक करना आसान नहीं है। ये करने के लिए तुम्हें इनसाइड रियलम पर पहुंचना होगा। हालांकि शी परसेप्शन रियलम पर एंटर कर चुका है, पर जैसा कि तुम जानते हो कि तुम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर कोई भी चैनल नहीं, तो तुम्हें ये करना छोड़ देना चाहिए। जिस पर निंग्यू उनसे कहता है मास्टर क्या अकेडमी में एंटर करने के तुरंत बाद ही आप इनसाइड रियलम पर पहुँच गयी थी? नहीं ना, तो मैं बस यहाँ पर कुछ दिन और बिताना चाहता हूँ और कल्टीवेशन के बारे में जानना चाहता हूँ। जिस पर मास्टर लू यान कहती है
पर तुम्हें तुम्हारी लिमिट पता होनी चाहिए। अब जबकि तुम बुक्स यहाँ से लेकर नहीं जा सकते तो क्यों ना तुम नोट्स बना लो, ये तुम्हारी हेल्प करेगा। उनके इस एडवाइस को सुनकर निंग्यू उनका शुक्रिया अदा करता है। फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि निंग्यू और यूशान साथ में जा रहे थे। यूशान निंग्यू से पूछता है क्या तुम ठीक हो, जिस पर निंग्यू कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक हो। तभी यीलान आकर निंग्यू से कहती है कि आखिर कब तक तुम ये सब जारी रखोगे। निंग्यू जवाब देता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब, जिस पर यीलान उससे कहती है कि जरा अपनी हालत देखो, तुम तो इस यूशान से भी ज्यादा कमजोर हो गए हो। ना तुम कल्टीवेट कर सकते हो और ना ही हम, तो हर दिन लाइब्रेरी जाने का क्या मतलब। क्या तुम बस शी को चैलेंज करने के लिए ही वहाँ जा रहे हो, जिससे तुम ये दिखा सको कि तुम किसी से कम नहीं। तभी यूशान भी कहता है कि हाँ मुझे भी ये जानना है कि आखिर तुम क्यों जा रहे हो वहाँ पर। अगर तुम्हें शी से कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। जिस पर निंग्यू ने बताता है कि मुझे किसी को चैलेंज वैलेंज करने का शौक नहीं, मैं बस वहाँ पर बुक रीड करने जाता हूँ। और शायद वो बंदा भी यही सोचता होगा। इतना कहकर निंग्यू जाने लगा था। तभी यीलान फिर से एक बार उसे रोकते हुए कहते हैं कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि वो क्या सोच रहा है। शी का इस एकेडमी को ज्वाइन करने का सिर्फ एक ही पर्पस है, उसे एकेडमी के सेकंड फ्लोर पर जाना है। तो ये सब करके वो बस प्रूव करना चाहता है कि वो लायक है। अब उसकी इस बात को सुनकर निंग्यू कहता है कि क्या कहा सेकंड फ्लोर, मैं और वो हर दिन ही तो सेकंड फ्लोर पर बुक्स रीड करते हैं। ये सुनकर यीलान हैरान होकर उससे कहती है मैं लाइब्रेरी के सेकंड फ्लोर की नहीं, एकेडमी के सेकंड फ्लोर की बात कर रही हूँ। एक सेकंड, अब ये मत कहना कि तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो ये सब कह रही थी तभी वहाँ पर दाजुन आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है इस मेढक जैसी शक्ल वाले को एकेडमी के सेकंड फ्लोर के बारे में पता होगा, ये तुमने सोचा भी कैसे। दाजुन की ऐसी बातों का निंग्यू पर कोई असर नहीं होता, वो इग्नोर कर जाने लगा था कि तभी वू का इसे रोकते हुए कहती है कि मिस्टर शी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो निंग्यू तुम उनके साथ कम्पीट करना बंद कर दो वरना उनकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। तभी दाजुन कहने लगा था इस लड़के पर भरोसा नहीं किया जा सकता, पता नहीं ये लाइब्रेरी में क्या करता होगा। मुझे तो शक है कि ये वहाँ पर बुक नहीं पढ़ता, क्योंकि मिस्टर शी जब बुक पढ़ते हैं तो उन्हें खून की उल्टियाँ होने लगती हैं और इसे देखो ये तो बिल्कुल सही सलामत है। अब उनकी बातों को सुनने के बाद निंग्यू कहता है कि अगर उसकी हालत ठीक नहीं तो तुम्हें उसे रोकना चाहिए, मुझे नहीं। जिस पर दाजुन चिल्लाते हुए कहता है कि मास्टर शी की अपनी एक इज्जत है और वो तुम जैसे के लिए अपनी इज्जत नहीं गवा सकते। दाजुन की बातें निंग्यू जरा सीरियस नहीं लेता और वो आगे जा ही रहा था कि तभी दाजुन उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि अगर तुमने ये सब करना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी थी। तभी निंग्यू उसको एक सीरियस लुक देता है। यूशान आगे बढ़कर दाजुन से कहता है कि ये एक बॉर्डर सोल्जर है, दम है तो इसको छू के दिखाओ। तभी वहाँ पर प्रिंसेस लियू आ जाती है जहाँ पर कि वो सभी उसे ग्रीट कर रहे थे निंग्यू को छोड़कर। लियू वूकाई और यीलान से कहती है कि ये तो कितने शर्म की बात है कि तुम अपने लोगों को छोड़कर एक फॉरेनर को सपोर्ट कर रहे हो। वूकाई तुम तो एक होशियार लड़की थी तो इतनी ज्यादा बेवकूफ कैसे बन गई। जिसके बाद वो यीलान से कहती है कि जब तुम छोटी थी तो तुमने राइडिंग मुझसे सीखी, मुझे याद है तुम कैसे रोया करती थी। तुम्हें तो सदर्न जिन कंट्री के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, तो अब तुम्हें क्या हुआ जो तुम शी को सपोर्ट कर रही हो जो की सदर्न जिन का यंग मास्टर है। फिर वो दाजुन जो भी दूसरी कंट्री से आया था उससे कहती है कि क्या तुम भूल गए कि तुम ग्रेट तांग डायनेस्टी के ही आदमी हो, तो तुम्हें सदर्न जिन के लोगों के लिए इतना ज्यादा बायस नहीं होना चाहिए। लियू की बातें सुनकर दाजुन तो घुटनों पर ही बैठ गया था और माफी मांगने लगता है। फिर लियू निंग्यू को अपने पास बुलाती है। निंग्यू उसके पास जाकर उसको ग्रीट करता है। लियू उससे कहती है कि अब जबकि तुमने एकेडमी ज्वाइन कर ही ली है तो मुझे अपने मास्टर की तरह समझो। जिस पर निंग्यू कहता है कि पर तुम तो यहाँ की कोई टीचर नहीं हो, तो भला मैं तुम्हारा स्टूडेंट क्यों बनूं। ये सुनकर लियू को गुस्सा आ जाता है और वो मन में सोचने लगती है कि ये मेरी बातें कभी नहीं मानता। वो आगे कहती है कि मैं यहाँ पर किसी काम से आई थी तो सोचा तुमसे मिलती चलूं, वैसे मैंने मिस किया सांग सांग को, तो उसे कल मिलने के लिए लेकर आना मेरे पास। उसकी ऐसी बातों को सुनकर निंग्यू तो समझ गया था और वो कहता है कि ठीक है जैसा आप कहो। लियू निंग्यू की तरफ देखने लगी थी जहाँ पर निंग्यू कहता है कि और कुछ, क्या आपको और कुछ कहना है। जिस पर लियू थोड़ा झिझकते हुए कहती है कि हाँ अपना ख्याल रखना क्योंकि तुम्हें हमारी कंट्री के लिए सर्व करना है, याद है ना। यूशान और बाकी के लोग उनकी ऐसी बातों को सुन रहे थे। लियू को अंदर से अच्छा फील हो रहा था निंग्यू के साथ बातें करने के बाद, और जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद यूशान निंग्यू की तरफ देखकर हंसने लगा था और वो मन में सोचता है कि सब कहते हैं कि निंग्यू ऑर्डिनरी इंसान है, लेकिन मुझे इसमें शक है। इवन कि प्रिंसेस लियू भी उससे कितने अच्छे से बात कर रही थी। प्रिंसेस लियू जो कि किसी को इतना ज्यादा भाव नहीं देती, आज उन्होंने स्पेशली आकर निंग्यू का स्टैंड लिया और सबकी बोलती बंद कर दी। फिर कुछ टाइम बाद हम निंग्यू और यूशान को साथ में देखते हैं जहाँ पर कि यूशान निंग्यू से कहता है कि ब्रदर निंग्यू तुम कहीं से भी आम इंसान नहीं लगते। अब मुझे समझ आया कि एंटरटेनमेंट हॉल की लीडर मैडम जियान तुम्हें इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रही थी। लगता है तुम्हारे पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर निंग्यू उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। जिसके बाद यूशान आगे कहता है प्रिंसेस लियू ने दाजुन की कल जो क्लास लगाई थी ना, उसके बाद से तो वो दिखा ही नहीं। वो डर की वजह से छिपकर कहीं बैठा होगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर यीलान और वूकाई जो कि दूर खड़ी थी वो सुनकर हंसने लगती हैं। अब तभी उन्हें देखकर यूशान निंग्यू को थोड़ा साइड में ले जाकर कहता है कि वैसे प्रिंसेस लियू ने जो यीलान को सुनाया उसे देखकर मुझे बहुत मजा आया। यीलान की जैसी जिद्दी और अड़ियल लड़की को सिर्फ प्रिंसेस लियू ही ठीक कर सकती है, वरना वो तो अपने अलावा किसी की नहीं सुनती है। जिस पर निंग्यू
यूशान से पूछता है कि लेकिन आखिर इन दोनों का रिलेशन क्या है। यूशान उसे बताता है कि चांगन के जितने भी मिलिट्री सोल्जर्स की बेटियां हैं उन्हें बचपन में प्रिंसेस लियू ने ही सब कुछ सिखाया है, वो उन्हीं के पास रहा करती थी। अब ये सुनकर निंग्यू कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है। वो दोनों चलते चलते लाइब्रेरी की तरफ पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद यूशान उससे कहता है कि भाई इसके आगे तो मैं नहीं जा सकता, तुम ही जाओ। मेरा इस लाइब्रेरी को देखकर ही सर घूम जाता है। वैसे तुमने भी अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं किया है, क्यों ना तुम कुछ दिन की छुट्टी ले लो। जिस पर निंग्यू कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ कि क्या कर रहा हूँ। यूशान कहता है कि अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। जिसके बाद निंग्यू लाइब्रेरी में चला जाता है। अंदर जाते ही निंग्यू सीधा सेकंड फ्लोर पर चला जाता है, जहाँ पर की ऑलरेडी शी बैठा हुआ था। उसे देखकर निंग्यू सोचने लगा था कि अरे ये आज भी आ गया। मैं इससे कोई कंपटीशन नहीं कर रहा, पर शायद ये बहुत ज्यादा सीरियस है। वहीं हम शी को देखते हैं जो कि उन बुक्स के सामने बैठकर मेडिटेशन कर रहा था। काफी देर तक ऐसा देखने के बाद तभी निंग्यू उसकी तरफ देखकर कहने लगा था, हर रोज यहाँ पर बैठकर मेडिटेशन करना बेकार है। तुम खुद भी जानते हो कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तो क्यों ना तुम वापस जाकर थोड़ा रेस्ट कर लो। तुम्हें मुझसे कम्पीट करने के चक्कर में अपनी जिंदगी को ऐसे दांव पर नहीं लगाना चाहिए। उसकी बातों को सुनने के बाद शी धीरे धीरे खड़ा होकर निंग्यू से कहता है, अब मेरे लिए ये सिर्फ कंपटीशन नहीं रहा, ये मेरी इज्जत का सवाल है। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुमसे कम्पीट करूंगा। तुम ऐसी बातें करके मुझे और नीचा दिखाना चाहते हो, है ना? पर मैं शी चैंगयून, सदर्न जिन का थर्ड यंग मास्टर, किसी के सामने हार नहीं मानेगा। उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन फिर भी बड़ी बड़ी बातें करना नहीं छोड़ता। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद निंग्यू सोचता है कि ये तो कितना बड़ा वाला इडियट है। फिर निंग्यू उस बुक को लेता है जिसको कि वो इतने टाइम से पढ़ रहा था। पर इस बार निंग्यू को एक कमाल का आइडिया आता है और वो सोचता है, अगर मैंने ऐसे ही बुक्स को रीड करना कंटिन्यू किया तो मेरी हालत सच में खराब हो जाएगी। अब सिर्फ एक ही पर्सन है जो कि मेरी हेल्प कर सकती है। इतना कहकर वो छिपते छिपाते जाकर मास्टर लुयान को देखने लगा था। वो देखता है कि मास्टर लुयान मन लगाकर अपना काम कर रही थी। जिसके बाद निंग्यू उस बुक को उठाकर मास्टर लुयान की तरफ जाते हुए जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगता है कि शायद आज मुझे 2 पैराग्राफ ज्यादा पढ़ने चाहिए, चाहे मेरी हालत जितनी भी खराब हो जाए, पर मुझे तो बुक पढ़ना ही है। इतना कहकर वो मास्टर लुयान के थोड़ा पास वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। वो मास्टर लुयान की तरफ देख रहा था उनका रिएक्शन देखने के लिए, पर वो तो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। ये देख कर निंग्यू एक बार फिर से जोर जोर से कहने लगा था कि ऐसे बुक पढ़ते हुए मुझे 17 दिन हो गए। मुझे फील हो रहा है कि मैं कितना ज्यादा वीक हो गया हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये जवान लड़का यहीं पर मर जाएगा इन बुक्स के बीच। काश कोई होता और मेरी मदद करता। ये सब कहते हुए निंग्यू एक बार फिर से उनकी तरफ देखता है, जहाँ पर कि लुयान को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो शांति के साथ अपना काम कर रही थी। ये देखकर निंग्यू अपने पेन को रेडी कर कर कहने लगा था कि लगता है शायद कोई भी मेरी मदद करने नहीं आएगा। चलो कोई बात नहीं, अगर यही डेस्टिनी है तो मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक बुक पढ़ने की वजह से कभी किसी की मौत भी हो सकती है। बदकिस्मती से वो इंसान मैं ही हूँ जो कि ऐसे मरेगा। जिसके बाद वो पेपर पर लिखते हुए कहता है कि मेरा कोई भरोसा नहीं कि मैं कब चला जाऊं। अगर मेरे क्लोज लोगों को पता चला कि मैं मर गया तो वो सारे के सारे गला फाड़ फाड़ कर रोने लगेंगे। मैं उनके लिए एक लेटर लिख देता हूँ जिसे पढ़कर उन्हें थोड़ी तो शांति मिलेगी। निंग्यू जोर जोर से ये सब बातें करते हुए ना जाने क्या क्या लिख रहा था पेपर पर मास्टर लुयान को जरा फर्क नहीं पड़ता उसकी बातों से। ये देख कर निंग्यू सोचने लगा था, ये इंसान है या पत्थर, इनके अंदर तो इमोशन ही नहीं है। मैंने सुना था कि लड़कियां बहुत ज्यादा इमोशनल होती हैं, इनकी जगह कोई और होती तो पक्का मुझे गले लगाकर रोने ही लग जाती। निंग्यू बहुत ज्यादा कोशिशें करता है कि मास्टर लुयान उसकी बातें सुने और थोड़ा तो रिएक्ट करे, पर मास्टर लुयान निंग्यू की बातें एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती हैं। काफी देर तक ऐसा सब करने के बाद निंग्यू उस किताब को लेकर उठकर वहाँ से जाते हुए कहता है कि नहीं, चाहे जो भी हो जाए मैं हार नहीं मान सकता। मुझे कोशिश करते रहनी होगी। क्या पता मेरी डेडिकेशन को देखकर कोई आ जाए मेरी हेल्प करने। वैसे तो इस अकेडमी में बहुत अमेजिंग मास्टर्स हैं, पर अगर इसी लाइब्रेरी की कोई आकर मेरी हेल्प कर दे तो मजा ही आ जाएगा। ये सब कहने के बाद वो मुड़कर मास्टर लुयान की तरफ देखता है और वो सोच रहा था कि शायद अब बात बन जाए, पर मास्टर लुयान तो उसकी तरफ देखती भी नहीं। निंग्यू डिसअपॉइंट होकर खुद से कहता है कि शिट यार, मैंने इतना टाइम बर्बाद किया पर फिर भी कुछ फायदा नहीं हुआ। पता नहीं आखिर किस मिट्टी की बनी है। जिसके बाद निंग्यू हार मानकर खुद से कहता है कि चलो रहने दो, मैं एक बार फिर से इस बुक को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। इतना ड्रामा करने से अच्छा है कि मैं इस बुक को पढ़कर बेहोश ही हो जाऊँ। इतना कहकर वो बहुत ज्यादा सीरियस होकर उस बुक को खोलता है। ऐसा करते ही निंग्यू का सर जोर जोर से घूमने लगा था और उसे अपनी आंखों के सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था पर वो नाकामयाब रहता है और जिसके बाद वो सीधा जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया था। वो मास्टर लुयान के ठीक सामने गिर जाता है बेहोश होके। उसके बेहोश हो जाने के बाद फाइनली मास्टर लुयान उसकी तरफ देखती है। निंग्यू की तरफ देखते हुए मास्टर लुयान सोच रही थी कि ये लड़का चाले तो अच्छी चलता है पर ये भूल गया कि मैं यहाँ की मास्टर हूँ, तो इसका ऐसा सोचना कि मैं इसके जाल में फंसूंगी ये तो इसकी नादानी है। पर मैं देख सकती हूँ कि ये लड़का कितना ज्यादा इंटरेस्टेड है कल्टीवेशन में। वहीं दूसरी तरफ वो लड़का
शी बस इससे कम्पीट करने के लिए यहाँ पर आकर बुक पढ़ रहा है। हालांकि वो कल्टीवेट कर सकता है, लेकिन मैंने उसके अंदर इतना जुनून नहीं देखा कल्टीवेशन का जितना कि इस लड़के निंग्यू में है, जिसकी बॉडी कल्टीवेशन के लिए बनी भी नहीं। सच में इसके अंदर कुछ तो बात है। वो निंग्यू की तरफ देखते हुए बस यही सब सोच रही थी। और वैसे सीन के साथ हमारा आज का ये पार्ट यहीं पर कंप्लीट होता है।